हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरे उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ रिवीजन कार्यों में लगे होंगे। ध्यान रखिए गाइस, अब कोई कठिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ें आसान हैं, जिस पर आपने काफ़ी अध्ययन किया है, एक क्विक रिवीजन आप उन सभी चीज़ों का कर लें। जो क्लिष्ट हो, जो समझने में कठिन आपको लग रहा हो, उन पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा समय की बर्बादी अब ना करें। आसानी से की जा सकने वाली चीज़ें आप रिवीजन करें, आंखों के सामने से गुजारते चले। आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे वीडियोज़ आपके साथ हैं, आप एक नज़र डाल लिया करें। और अभी बिहार स्पेशल से संबंधित जो चीज़ें आपको दी जा रही है, जो भी वीडियोस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, आप उनका क्विक रिवीजन कर लिया करें। थोड़ी बहुत मदद तो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और याद रखें, आज का जो सेशन है, मिट्टियों से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन्हीं की चर्चा मैं आज करूंगा। मिट्टियों का जो संदर्भ है ना, वो काफ़ी थोड़ा क्लिष्ट लगता है लोगों को याद रखना कि कौन से जिले में, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है। तो इसे आसान बनाते हुए मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा मैप को ध्यान से देख लेंगे ना, तो फिर इससे रिलेटेड यानी मिट्टियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है गाइस, नए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी बीपीएससी में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा तो ये तो अभी 66 बीपीएससी के लिए हमारा संक्षिप्त वीडियो है। हमारा डिटेल्स, हमारा विस्तार से वीडियो आएंगे। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और तैयारी को अपने शीर्ष तक ले जाएं, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ओके गाइस, राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया है हमारे पिछले वीडियोस में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो काइंडली हमारे पिछले वीडियोस को आप अवश्य देख लें। तो मिट्टियों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो कृषि अनुसंधान विभाग जो बिहार सरकार के अंतर्गत है, उन्होंने बिहार की मिट्टियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, जैसा कि मालूम है, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होती है और इस नदी ने बिहार को 2 भागों, उत्तर और दक्षिण में विभक्त कर रखा है। तो गंगा नदी का जो उत्तर वाला सेक्शन है, जो उत्तर बिहार का मैदानी इलाका है, वहां की मिट्टियां, और गंगा नदी की जो दक्षिण भाग में मैदानी इलाके हैं, यानी दक्षिण बिहार का जो मैदान है, वहां की मिट्टियां, और वो पठारी इलाके जो झारखंड से लगे हुए इलाके हैं, वहां की मिट्टियां। 3 प्रकार का वर्गीकरण मुख्य रूप से किया है। अब हम लोग तीनों में बारी बारी से विस्तार से चलेंगे और थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं, बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य चीज़ें हैं उन मिट्टियों को समझ लेते हैं कि बिहार के किन इलाकों में कौन सी मिट्टी है। फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। ओके गाइस, तो ये पता है ना कि मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। मृदा की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो मूल चट्टान है, इसके अलावा वहाँ की जो जलवायु, विशेष रूप से वर्षा की मात्रा, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच यानी धरातल की ऊंचाई और नीचाई, इन समस्त चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी हो। बिहार की अवस्था को हम लोग देखें तो जैसा कि मालूम है, उत्तर में जो हिमालय सेक्शन है, पर्वतीय इलाके हैं, फिर नेपाल, उसके पश्चात हमारा जो मैदानी इलाका शुरू होता है। गंगा नदी ने इसे 2 भागों में बांट रखा है। दक्षिणी भाग की ओर देखें तो ये पठारी इलाके हैं, और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ जो सदावाहिनी हैं, उत्तर बिहार में वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है दक्षिण बिहार की तुलना में। दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो पठारी क्षेत्र से निकलती, ये बरसाती नदियाँ हैं, तो इसमें जल का प्रभाव भी कम होता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव बिहार की मिट्टियों पर भी पड़ा है। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों का स्वरूप अलग है और दक्षिण बिहार की मिट्टियों का स्वरूप अलग है। और फिर वो इलाके जो पठार से संबंधित है, यानी पठारी क्षेत्र से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की मिट्टी का स्वरूप अलग है। तो बिहार में मिट्टी का जो स्वरूप है ना, इसी को ध्यान में रखकर कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मृदा को मुख्यतः 3 सेक्शन में बांटा है। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र की मृदा, दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र की मृदा और धुर दक्षिण पठारी क्षेत्र की मृदा। 3 मुख्य सेक्शन है और इन तीनों के अंतर्गत मृदा के अलग अलग प्रकार भी हैं। वो जो बोर्ड पर आप इस मैप को देख रहे हैं, बारी बारी से मैं सभी मृदाओं के संबंध में बताऊंगा। तो यहाँ पर वो सेक्शन मौजूद है, लिखा हुआ है, आप उसे ध्यान से मनन कर लेंगे तो किस जिले में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, मृदा मौजूद है, वो आप आराम से बता सकते हैं। उसका अवलोकन करने से पहले हम लोग ये देख लें कि बिहार की मिट्टियों का जो स्वरूप है वो कितने प्रकार का है, वो कौन कौन से हैं, इस वर्गीकरण को समझ लेते हैं। फिर बारी बारी से देखेंगे कि वो मिट्टियाँ बिहार के
किन जिलों में मौजूद है। बिहार के मैप पर गाइस आप ध्यान दें, उत्तर बिहार की जो मिट्टियां हैं उन्हें 4 उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी, जो यहाँ पर आप देखें पर्वत पदीय मिट्टी। जैसा कि मालूम है ना कि बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जहाँ पर मौजूद हैं, यानी पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है ये क्षेत्र, बिहार का उत्तर पश्चिमी इलाका। यहाँ पर पर्वतीय इलाकों के निचले सेक्शन में, निचले भाग में जिस प्रकार की मिट्टी विस्तारित है वो पर्वत पदीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है, उसी को पीडमॉन्ट सॉयल भी कहते हैं। तो ये नंबर 1 एक प्रकार की मिट्टी हुई जो उत्तर बिहार के मैदानी इलाके में है। दूसरा है तराई मिट्टी, जो तराई सॉयल के नाम से, ध्यान से आप देखेंगे बिहार और नेपाल की सीमा पर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बिल्कुल नेपाल की सीमा पर, नेपाल का जो तराई का इलाका है उससे लगा हुआ जो हमारा बिहार का इलाका है वो भी तराई क्षेत्र है। यहाँ पर जैसा कि मालूम है 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जहां पर इस मृदा का यानी तराई मृदा का विस्तार है। तीसरा जो सेक्शन है, देखिए ये खादर, बिल्कुल जो नवीन मृदा होती है, जैसा कि आपको पता होगा नदियों के द्वारा जहां नई मिट्टी बिछाई जाती है, बाढ़ के मैदानों में जहां एक नया लेयर, एक नई परत चढ़ी जाती है मिट्टी की, तो वो खादर मिट्टी होती है, खादर मृदा होती है, जो बहुत ही नवीन और बेहद उपजाऊ मृदा होती है। तो ध्यान रखना गाइस, जैसा कि मालूम है ये बूढ़ी गंडक का ये आप मार्ग देख रहे होंगे, तो कह सकते हैं कि बूढ़ी गंडक का ईस्टर्न साइड, ध्यान रखना पूर्वी डायरेक्शन, और जो कि यहीं पर बागमती है, कमला बलान है, कोसी नदी है, महानंदा नदी है, सभी नदियों का इस प्रकार यहाँ पर आकर मिलन होता है, वह अंततः गंगा में मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो निचले इलाके हैं, नदी मार्ग के निचले इलाके हैं, वहाँ पर खादर मृदा का विस्तार मिलता है। ठीक है, तो ये तीसरा सेक्शन हुआ। चौथा है बांगर मृदा, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा ओल्ड एल्यूवियम अथवा बांगर सॉइल। तो ये सेक्शन आप ध्यान रखना कि ये जो इलाके हैं, खासकर घाघरा और बूढ़ी गंडक के बीच का ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊंचाई वाले इलाके, यहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं चढ़ पाता, तो नई खादर मिट्टी का लेयर या परत भी वहाँ नहीं चढ़ती, क्योंकि मालूम है ना कि बाढ़ के मैदानों में ही खादर मृदा मुख्य रूप से फैलते हैं। तो इन क्षेत्रों में चूंकि बाढ़ का पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता, थोड़ा ऊंचाई वाला इलाका भी है, तो वहां पर अब पुरानी बांगर मृदा मौजूद है। ये 4 सेक्शन है जो उत्तर बिहार के मैदानी इलाके हैं। इन चारों के संदर्भ में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रश्न पूछे जाए तो उस पर थोड़ा हम लोग फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो सेक्शन है उत्तर पश्चिम के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, पर्वत पदीय, तो उनके बारे में जो फैक्ट्स है गाइस मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, एक नज़र आप देख ले या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उस पर आप ध्यान देना, मैं बताऊंगा भी और आप उसे अगर चाहो तो देख लेना, नोट भी कर सकते हो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, आप इसे देखते जाओ, सुनते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, सबसे पहले देख ले पर्वत पदीय मिट्टी के बारे में, पीडमॉन्ट सॉइल के बारे में जो विशेषताएं हैं उस पर आप फोकस कीजिए। सोमेश्वर पहाड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर मौजूद है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार किन इलाकों में है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, अगर ये दे दिया जाए, जैसे कि मैप में आप देख रहे हो कि बिहार के उत्तर पश्चिम में पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, मृदा में आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि ये उस इलाके में है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यह हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्रों से सटा हुआ इलाका है, पर्वत पदीय इलाके, पर्वतों का निचला सेक्शन है, तो यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण नमी बहुत अधिक है, आर्द्रता बहुत अधिक है। यहाँ पर जंगल और घास फैले हुए हैं, जैसा कि मालूम है ना वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य यहीं पर है। यहाँ ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से धान और गन्ने की कृषि इस मृदा पर होती है पश्चिम चंपारण में। ठीक, दूसरा सेक्शन है हमारा तराई मिट्टी का, तराई मृदा का। तो तराई मृदा का ये सेक्शन जो 2 नंबर आप देख रहे हो, 2 नंबर मैंने यहाँ डाला है तराई मिट्टी। आप देखिए ये जो सेक्शन है बिहार और नेपाल की सीमा है, और यहाँ पर 7 जिले, आपको पता है ये 7 जिले कौन कौन से हैं। इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे कि 3 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी
यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किशनगंज जिले में, आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं इसकी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ गई है। किशनगंज जिले में तो ये 50 किलोमीटर की चौड़ाई में मौजूद है। लगभग संपूर्ण किशनगंज जिले में इस मृदा का ही विस्तार है। और यहाँ पर आप ये फैक्ट्स ध्यान में रखेंगे कि किशनगंज और अररिया ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर पटसन सन की खेती इस मृदा पर होती है। मालूम है बिहार में जो पटसन की खेती होती है उसके लिए जिले प्रमुख हैं, तो याद रखें किशनगंज और कटिहार जिले में इसी मिट्टी पर पटसन की खेती होती है। रंग की बात करूं तो ये हल्का भूरा और हल्के पीले कलर का ये मिट्टी होती है। गाइस, जैसा कि मालूम है कि खादर मृदा जो नवीन जलोढ़ मृदा ही है, न्यू एल्यूवियल सॉइल ही है, वो बेहद उपजाऊ होती है और नदियों के निक्षेपण से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण जो नई परत बिछती है उसी से ये नवीन मृदा का जन्म होता है। ध्यान रखना कि बिहार के इस सेक्शन में ऐसी मृदा मिलती है। जो विशेषताएं हैं उस पर अगर हम लोग गौर करें तो उर्वरा शक्ति अधिक होती है, जैसा कि आप जान रहे हैं। बारीक बालू, बिल्कुल महीन बालू और चीकायुक्त गहरे भूरे या काले रंग की ये मिट्टी होती है। चूँकि ध्यान रखना कि ये जो खादर मिट्टी है तो निसंदेह वो निचला इलाका होगा, धान की कृषि के लिए अधिक अनुकूल है क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में तो इस मृदा का जो उत्तर पूर्वी सेक्शन है, यहाँ पर पहले आपने देखा तराई सेक्शन, तो इससे जो लगा हुआ इलाका है जो पूर्णिया कटिहार का सेक्शन है, यहाँ पर भी पटसन अथवा जूट की कृषि इसी मृदा पर होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बूढ़ी गंडक का जो ये मार्ग आपको मालूम है, जो गंगा नदी में मुंगेर के उत्तर में आकर के मिलती है, तो उसके पश्चिमी भूभाग में वे इलाके जहाँ पर जल जमाव है और जल की निकासी नहीं हो पाई है, वहाँ पर वाष्पीकरण के कारण धरातल पर लवण की एक परत जम चुकी है। तो वो जो धरातल है वो रेह कहलाती है, जो बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भूभाग पर है। ठीक है ना। तो इसी खादर मृदा के ऊपर रेह मृदा का विस्तार हो चुका है जो बेहद अनुपजाऊ है। चौथा सेक्शन है वो बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। जैसा कि आप जानते हैं ये वो मृदा है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी नई मिट्टी की परत वहां नहीं बिछ पाती है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में जहां इस मृदा का विस्तार है, वो जो इलाके हैं, ध्यान रखिएगा, घाघरा और गंडक नदी का जो दोआब है, जैसा कि आपको पता है दोआब दो नदियों के बीच के प्रदेश को दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर घाघरा नदी आकर यहाँ गंगा से मिल रही है, यहाँ पर गंडक नदी जो सोनपुर हाजीपुर के मध्य आकर पटना के उत्तर में मिलती है। तो ये दो नदियों के बीच के भाग में तो इस मिट्टी का विस्तार है ही, साथ ही साथ बूढ़ी गंडक का जो पश्चिमी भाग है ना, जो ऊंचाई वाले सेक्शन है जहां जहां पर, वहां पर भी इस मिट्टी का विस्तार है। और गंगा का ये जो मार्ग है, तो यहां पर आप ध्यान दें एक वर्ड लिखा है गंगा के ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग का मतलब है कि गंगा जिसे बिहार में आगे की ओर बढ़ती है, तो ये निचला सेक्शन है। तो ऊपरी भाग का मतलब गंगा का ये जो सेक्शन बिहार का ये जो पश्चिमी भाग है, तो गंगा का ऊपरी भाग है। तो इस सेक्शन में इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक मिलती है। चूने की अधिक मात्रा के कारण यह गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में भी गन्ने की खेती होती है, तो बिहार के किस सेक्शन में, उत्तर पश्चिम के इलाके, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के इलाके हैं, वहां पर जो गन्ने की खेती होती है मुख्यतः इसी मृदा में होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है उसके संबंध में। दक्षिण बिहार की जो मिट्टी या मृदा है वो मुख्य रूप से आप देख लें गंगा नदी से लेकर के दक्षिणी पठारी भाग के मध्य में अवस्थित है। इसमें कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, कगारी मृदा लेवी सॉइल जो है वो जैसे गंगा नदी का जो दक्षिणी तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर एक प्राकृतिक कगार के रूप में मिट्टी की अधिक ऊंचाई वहाँ पर है, भूमि की अधिक ऊंचाई है, वहाँ पर एक दीवार की भांति वहाँ पर इसका फैलाव है जिसे कगारी कहा गया है। ये नदियों के तटीय भाग में इस प्रकार की मृदा मिलती है। ठीक है। तो कगारी मृदा से ठीक दक्षिण, जहां पर कगारी मृदा का विस्तार है गंगा नदी से सटे हुए इलाकों में दक्षिण दिशा की ओर जो ऊंचाई वाले सेक्शन है, ठीक उसके दक्षिण ये जो टाल क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्र हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में बक्सर से भागलपुर तक ये फैले हुए हैं गंगा नदी से दक्षिण की ओर। और वर्षा ऋतु के मौसम में 3 से 4 महीने तक ये जल से पूरी तरह आच्छादित डूबे हुए रहते हैं। इसके पश्चात करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं करेल
कैवाल मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जैसा कि मालूम है, दक्षिण बिहार के मैदान का निर्माण इस क्षेत्र की जो नदियां हैं उनके द्वारा निक्षेपित मृदा से हुई है। जैसा कि मालूम है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल इन नदियों का ऊपरी इलाका है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा का ही इलाका है। यहाँ आप सिर्फ ध्यान दें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि करल कैवाल एक्चुअली दक्षिण बिहार की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे ही कहा जाता है। ठीक है गाइस, और यह बिहार के मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में मौजूद है। ठीक है, इसके पश्चात बलथर मिट्टी। अब यहाँ देखना बलथर मिट्टी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर सेक्शन आप यहाँ पर देखें। बलथर मिट्टी एक्चुअली कैमूर से लेकर भागलपुर तक ये एक पट्टी के रूप में मैदानी इलाके और पठारी इलाके के बीच एक सीमा का निर्धारण करते हैं, ये जो बलथर मिट्टी है। ठीक है, इसके पश्चात ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन 9वां और 10वां सेक्शन है ये छोटा नागपुर पठार से ही सटा हुआ इलाका है। मालूम है आपको भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो पठारी प्रभाव मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे खासकर कैमूर रोहतास जिले में और यहाँ से लेकर आगे की ओर जो इलाके झारखंड से सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों में जो मृदा है वो मुख्य रूप से लाल बालुका युक्त मृदा जो यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलती है, और लाल पीली मृदा जो रेड येलो सॉइल है वो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा विस्तार, ताकि प्रश्न अगर आए तो हम आराम से उसका आंसर दे सके। हर मृदा के बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं उसके संबंध में मैं आगे चर्चा करता हूँ। दक्षिण बिहार की जो मृदा है उस पर आप ध्यान दें। कगारी मृदा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि नदी के तटवर्ती इलाके में, तो दक्षिण बिहार की मृदा है तो ध्यान रहे गंगा के दक्षिणी किनारे पर, और सिर्फ गंगा में ही नहीं बल्कि दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं आप ध्यान रखें, सोन, फल्गु और क्यूल, ये जो पठारी नदियां हैं इनके तटीय सेक्शन में भी इस मृदा का विस्तार है। अंतर यही है कि पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे सोन, फल्गु, क्यूल, इन नदियों के कगारी क्षेत्र में बालू का विस्तार मिलता है इसी कगारी मिट्टी में, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात टाल मृदा, ये जो टाल क्षेत्र है जैसा कि मैंने बताया कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है, लेकिन मुख्य विस्तार जो स्पष्ट रूप से दिखती है वो पटना जिले के अंतर्गत बाढ़, मोकामा और लखीसराय जिले के अंतर्गत ये मौजूद है। ये वृक्ष रहित यानी यहाँ पर वृक्ष ना के बराबर है और ये निम्न भूमि क्षेत्र है, और प्रतिवर्ष मानसून के सीजन में 3 से 4 महीने जब नदियाँ उफान पे होती हैं तो ये पूरा इलाका जलमग्न होता है, और जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो ये रबी की फसल के लिए बेहद उपयुक्त मृदा मानी जाती है। विशेष रूप से दलहन की फसल के लिए यह बहुत ही उर्वर मृदा है। गाइज, अब जो मिट्टी का प्रकार है वो है करल कैवाल, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है। ये एक्चुअली टाल क्षेत्र के दक्षिण में, ध्यान रखिएगा ये जो टाल क्षेत्र है इसके दक्षिण में ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यही पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जो करल कैवाल मृदा का ही क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, बक्सर, भोजपुर, उत्तरी रोहतास, फिर यहाँ पर गया का जो उत्तरी सेक्शन है वो जहानाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर इन जिलों में फैले हुए हैं। भागलपुर तक इसका कुछ न कुछ विस्तार मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए पुरानी जलोढ़ मृदा के साथ जब चीका मिट्टी मिली होती है तो स्थानीय भाषा में इस मिश्रण को ही करैल कहा जाता है, उसी से करल कैवाल ये नाम निकल कर आया है। इस मृदा में क्षारीय और अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में मौजूद है, अल्कलाइन और एसिडिक। अब जो अगली मिट्टी है ना बलथर मिट्टी, एक्चुअली बलथर मिट्टी दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाके और पठारी क्षेत्र के बीच का जो सेक्शन है कह सकते हैं उसके संगम पर यह मौजूद है, कैमूर से लेकर भागलपुर तक। ये जो मिट्टी है इसकी जो विशेषता है उस पर आपको ध्यान रखना है, बालू और कंकर की बहुलता मिलती है, कम उपजाऊ वाली मृदा है। ध्यान रखना एक फसल वो आलू है जो इस मृदा में मुख्य रूप से उगाई जाती है। वो इलाके जो झारखंड से लगे हुए हैं वहाँ 2 प्रकार की मृदा मौजूद है। एक मृदा है लाल बालुका युक्त मिट्टी, ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिले में मिलती है। जो सेक्शन है यानी इस मृदा का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाके में कैमूर और रोहतास जिले में मुख्य रूप से है। ये बहुत कम उपजाऊ वाली मिट्टी है और इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज अधिक उपजाए जाते हैं। अब आइए इस सेक्शन में जो 10वां सेक्शन है ये एक्चुअली लाल पीली मृदा का क्षेत्र है जो पठारी भूभाग है दक्षिण में, उसका ये विस्तार है। आप ध्यान रखना यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से लेकर बांका डिस्ट्रिक्ट तक इस मृदा का
विस्तार है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जमुई और मुंगेर जिले में जो खड़गपुर की पहाड़ी का इलाका है वहां पर इस मिट्टी का विस्तार है। या बिहार के जो बिल्कुल दक्षिणी जिले हैं जिसकी सीमा झारखंड से लगती है वहां पर इस मृदा का विस्तार है। लौह तत्व की इसमें अधिकता मिलती, इस कारण इसका जो कलर है वो रेड यानी लाल है। ये एक्चुअली लैटराइट मृदा का ही एक स्वरूप है, लैटराइट मृदा ही है यह, ठीक है। ध्यान रखना यह है कि यहाँ पर मालूम है कि झारखंड में कोडरमा जो अबरख की खान के लिए प्रसिद्ध है, उसी से लगा हुआ इलाका हमारा नवादा का भी है। तो नवादा, गया और जमुई जिले का जो दक्षिणी भूभाग है वहाँ की मृदा अबरख युक्त है, जो लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो मृदा का स्वरूप है वो उत्तर से दक्षिण तक वो किस प्रकार की है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस इलाके में कौन सी मिट्टी विस्तारित है, ठीक है ना। बहुत टफ नहीं है, बहुत मेन जो चीज़ें मैंने उसी की चर्चा की है, बहुत आसान है। एक आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कहना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो निरंतर जो बिहार स्पेशल का है चंद वीडियो ही हैं, उसे आप कृपया कर देख लें ताकि जो क्वेश्चंस बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड हो वो आपसे मिस ना हो, वो छूटे ना। उस जो यूपीएससी बीपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हुए हो हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तैयारी पूर्णतः सफल रहेगी, आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ओके गाइस, चलिए जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि हमारे वीडियोस अब आएंगे, लगातार आएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, थैंक यू।